नमस्कार, भारत चक्र न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजेश शर्मा। 17 नवंबर को दिल्ली में रामनाथ गोयनका व्याख्यान माला के छठे संस्करण को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सामने एक नया लक्ष्य रखा। उन्होंने कहा कि 1835 में ब्रिटिश सांसद मैकाले ने भारत को अपनी जड़ों से उखाड़ने के लिए बहुत बड़ा अभियान शुरू किया था। इसने भारतीय शिक्षा व्यवस्था का समूल नाश कर दिया। अगले 10 साल में हमें यह संकल्प लेकर चलना है कि मैकाले ने भारत को जिस गुलामी की मानसिकता से भर दिया है, उस सोच से मुक्ति पाकर रहेंगे। आखिर कौन था लॉर्ड मैकाले? 1835 में उसने क्या किया था जिसका असर आज तक है? थॉमस बैबिंगटन मैकाले एक प्रसिद्ध ब्रिटिश इतिहासकार, राजनेता, निबंधकार और कवि था। विग पार्टी की ओर से ब्रिटिश संसद के सदस्य रहे मैकाले की लिखी एक हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड अंग्रेजी साहित्य की क्लासिक रचना मानी जाती है। मैकाले 1834 में भारत आया और गवर्नर जनरल की सुप्रीम काउंसिल का पहला लॉ मेंबर बना। वह 1834 से 1838 तक भारत में रहा। भारत में उसने शिक्षा और कानून दोनों क्षेत्रों में गहरा प्रभाव डाला। प्रधानमंत्री मोदी जिस 1835 का जिक्र किया, उसकी 2 फरवरी को मैकाले ने कलकत्ता में एक ज्ञापन लिखा था जिसे मिनट्स ऑन एजुकेशन कहा जाता है। कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन की बैठक में इस ज्ञापन को वितरित किया गया था और बाद में लॉर्ड विलियम को बेंटिक को सौंपा गया था। मैकाले का उद्देश्य एक ऐसा वर्ग तैयार करना था जो रक्त और रंग में भारतीय हो, लेकिन अपनी पसंद, विचार, नैतिकता और बुद्धि में अंग्रेज हो। भारत में अंग्रेजी राज्य का प्रशासनिक ढांचा तैयार करने के लिए यह जरूरी भी था। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इस ज्ञापन को स्वीकार किया और इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 लागू हुआ। इसके तहत भारत में आधुनिक शिक्षा की बुनियाद पड़ी। भारत में पश्चिमी विज्ञान और ज्ञान का प्रसार हुआ। नतीजा ये हुआ कि स्कूली शिक्षा के दरवाजे सबके लिए खुल गए। 1872 की जनगणना के मुताबिक भारत के सिर्फ 3.2% लोग साक्षर थे। जाहिर है, वैसे यह औपचारिक शिक्षा की स्थिति थी। अनौपचारिक रूप से भी लोग शिक्षा ग्रहण करते थे। उस जमाने में धार्मिक ग्रंथों को पढ़ लेना या हिसाब किताब कर लेना ही शिक्षित व्यक्ति की पहचान थी। व्यवहारिक शिक्षा पर जोर था। गुरुकुल और मदरसे थे जो मूलतः पारंपरिक रूप से धार्मिक शिक्षा ही देते थे और समाज के योगदान से संचालित होते थे। मैकाले की योजना लागू किए जाने से अंग्रेजी पढ़ा लिखा भारतीय मध्य वर्ग, क्लर्क, वकील आदि तैयार हुआ जो ब्रिटिश प्रशासन में सहायक बना। लेकिन इसका एक और नतीजा निकला। भारत को आधुनिक राज्य में बदलने वाली महात्मा गांधी, नेहरू, पटेल और अंबेडकर जैसी विभूतियां इसी शिक्षा व्यवस्था के जरिए आगे बढ़े और उच्च शिक्षा के लिए वे विदेश तक गए। ये लौटे तो ब्रिटिश शासन के लिए काल बन गए। न सिर्फ इन्होंने भारत की आजादी को संभव बनाया, बल्कि एक ऐसे भारत की बुनियाद डाली जो समता की बुनियाद पर था। ये एक नवीन भारत की कल्पना थी, क्योंकि अतीत में समता और समानता भारतीय विधि व्यवस्था का मूल्य कभी नहीं था। आश्चर्यजनक रूप से इस दिशा में भी मैकाले ने जाने अनजाने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लॉ कमीशन के अध्यक्ष बतौर मैकाले ने 1837 में इंडियन पीनल कोड आईपीसी का पहला ड्राफ्ट तैयार किया। इसका मकसद था भारत में अलग अलग क्षेत्रों के जटिल कानूनों को एक समान, स्पष्ट और तर्कसंगत आपराधिक कानून में बदलना। आईपीसी 1860 में पारित हुआ और 1 जनवरी 1862 से लागू हुआ। पिछले दिनों इसका नाम भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है, लेकिन मूल में वही आईपीसी है जो आज भी संशोधनों के साथ भारत ही नहीं, पाकिस्तान में भी आपराधिक कानून की आधारशिला है। इसमें अपराधों की परिभाषा और सजाएं स्पष्ट हैं। इस संहिता की नजर में धर्म, जाति का कोई भेद नहीं था। समान अपराध के लिए समान सजा निर्धारित थी।
जो मनुस्मृति की व्यवस्था से उलट थी। दिलचस्प बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जिस मैकाले को कोसते हैं उसे ज्योतिबा फूले जैसे समाज सुधारक अपनी मुक्ति का श्रेय देते हैं। 19वीं सदी के महान समाज सुधारक ज्योतिबा फूले के जीवन पर बनी फिल्म इसी साल उनके जन्मदिन यानी 11 अप्रैल पर सेंसर बोर्ड की आपत्ति की वजह से रिलीज नहीं हो पाई थी। ब्राह्मणवादी संगठनों ने इसका तीखा विरोध किया था क्योंकि इसमें स्त्रियों और शूद्रों की शिक्षा पर ब्राह्मणवादी ताकतों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों और अत्याचारों का प्रमाणिक विवरण था। सेंसर बोर्ड के रवैये का बहुजन और लोकतांत्रिक संगठनों ने तीखा विरोध किया। कहा गया कि यह आरएसएस के हिंदू राष्ट्र परियोजना की हकीकत सामने लाती है। ज्योतिबा और सावित्रीबाई फूले के विचारों को दबाने की कोशिश है। ज्योतिबा फूले 1827 से 1890 और सावित्रीबाई फूले 19वीं सदी में सामाजिक सुधार की मशाल थे। पुणे के एक माली परिवार में जन्मे फूले ने जाति प्रथा और वर्ण व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई। अपनी पत्नी सावित्रीबाई के साथ मिलकर 1848 में लड़कियों के लिए देश का पहला स्कूल खोला। उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया और सत्य शोधक समाज की स्थापना की। खुद को सनातन धर्म का रक्षक कहने वालों ने उनका कड़ा विरोध किया था। फूले ने पेशवाई काल की अमानवीय प्रथाओं जैसे दलितों को झाड़ू और हाड़ी बांधकर चलने की मजबूरी की याद दिलाते हुए अंग्रेजी राज को राहत बताया था। अपनी किताब गुलामगिरी 1873 में उन्होंने लिखा कि ब्राह्मणों की गुलामी जातिवाद से मुक्ति केवल अंग्रेजी शिक्षा और ब्रिटिश राज से मिली। ब्रिटिश सरकार ने हमें शिक्षा दी जो ब्राह्मण कभी नहीं देते। अंग्रेजी राज्य ईश्वर का वरदान है। यानी मैकाले को कोसते वक्त यह ध्यान में रखना चाहिए था कि भारत को गुलामी के अंधेरे में ढकेलने वाला अंग्रेजी राज समाज एक वर्ग के लिए रोशनी देने वाला भी था। इस वर्ग के लिए आजादी का मतलब सामाजिक जकड़बंदी से आजादी पहले थी। खैर आगे चलकर खास तौर पर महात्मा गांधी के आगमन के बाद कांग्रेस ने इस बात को शिद्दत से महसूस किया और राजनीतिक आजादी के साथ साथ सामाजिक गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का संकल्प भी लिया। डॉक्टर आम्बेडकर के बनाए संविधान की बुनियाद भी यही है। ऐसे में जब प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि मैकाले के षड्यंत्र को तोड़ना है, गुलामी की मानसिकता को खत्म करना है, तो इसका अर्थ समझना होगा। कुछ सवाल उठते हैं, जाहिर है इन सवालों का जवाब हाँ में नहीं दिया जा सकता, लेकिन शिक्षा का निजीकरण जिस तेजी से हो रहा है उससे तो यही लगता है कि सरकार अपनी इस जिम्मेदारी से लगातार हाथ खींच रही है। यही नहीं, खुद को राष्ट्रवादी कहने वाले बड़े वर्ग में कम से कम अंग्रेजी को लेकर यही भावना है। कुछ प्रयोग भी हुए हैं। गुलाम मानसिकता से मुक्ति पाने के लिए 3 साल पहले मध्य प्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में करने का ऐलान किया गया था। ये अलग बात है कि 3 साल बाद एक भी छात्र ने हिंदी माध्यम से परीक्षा नहीं दी, क्योंकि मेडिकल में उच्च अध्ययन या विदेश जाकर पढ़ना बिना अंग्रेजी के संभव नहीं रह गया है। वैसे पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति में मानसिक गुलामी देखने वाले पीएम नरेंद्र मोदी के मूल संगठन आरएसएस भी नस्ली श्रेष्ठता के विदेशी विचार से ही प्रभावित है। यहाँ तक कि उसका गणवेश भी विदेशी है। बीएस मुंजे को आरएसएस के संस्थापक हेडगेवार का मेंबर कहा जाता है। वे इटली के तानाशाह मुसोलिनी से मिलने गए थे और वहां के ब्लैक शर्ट मूवमेंट से प्रभावित हुए थे। ब्लैक शर्ट 1919 में इटली में स्थापित फांसीवादी संगठन की इकाई थी। इसके सदस्य ज्यादातर पूर्व सैनिक थे और कम्युनिस्टों, समाजवादियों और अन्य समूहों पर हिंसक हमले करते थे। 1922 में रोम के मार्च के बाद मुसोलिनी सत्ता में आया। निजी ब्लैक शर्ट को एक राष्ट्रीय मिलिशिया में बदल दिया। आरोप है कि आरएसएस की वर्दी और तरीका पूरा उसी की नकल है। हिंसक और खुफिया गतिविधियों से ताकत बढ़ाना, सैनिक प्रशिक्षण देते हुए मिलिशिया तैयार करना और एक दिन सत्ता पर कब्जा कर लेना। हिटलर की तरह लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत अल्पसंख्यकों के खिलाफ घृणा फैलाकर सत्ता तक पहुंचना
और फिर लोकतंत्र को ही नष्ट कर देना पूरी तरह विदेश से आयातित विचार है। और आलोचकों का कहना है कि आरएसएस भारत में यही कर रहा है। तो क्या गुलामी की मानसिकता होती है कि नहीं? अगर होती है तो इससे मुक्ति कैसे पाई जा सकती है? इसका जवाब हमें भारत के संविधान में मिलता है। गुलामी की मानसिकता के दर्शन लक्षण हैं। दरअसल ये लक्षण गुलाम बनाए रखने की मानसिकता के हैं जो शासक और प्रभुत्वशाली वर्ग में पाई जाती है। भारत को अगर सच्ची आजादी चाहिए तो इन कसौटियों को पार करना होगा, वरना माना जाएगा कि गुलाम मानसिकता से निकलने का नारा दरअसल भारत को मध्ययुगीन गैर बराबरी और धर्माधरता के दलदल में ढकेलने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए भारत चक्र न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।